हेलो स्टूडेंट, दिस इज सनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का हम सिलेबस कर रहे हैं। ब्लॉक नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं क्योंकि ब्लॉक नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, सबको पता है राइट। क्योंकि सबसे पहले हमने इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़े थे, साथ साथ देखो आपको नजर आ रहा होगा लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, देन उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्कस किया था और साथ ही साथ में आने आपको लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस इनमें से आए थे वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज क्या कैसी है, क्या क्या है, बैरियर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। आज हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट डे हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस। इसकी सभी यूनिट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने पिछली जो ब्लॉक्स हैं नहीं देखे हैं सो प्लीज देख लीजिए। ठीक है, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते जा रही है और साथ साथ जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं उनको भी डिस्कस करते जा। ओके, स्टार्ट करें अपने लेक्चर को क्योंकि छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि जरूरी है देनी आप सभी को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, 5th यूनिट पे पहुंच चुके हैं। तो ग्लोबलाइजेशन देखो हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली बाकी चैप्टर्स भी करते हैं। चैप्टर नंबर 5 पर है हमारा ब्लॉक, हमारा आज स्टार्ट हो चुका है 2nd राइट। क्या है ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसको ज्यादा फोकस करेंगे। एक तो इसके पॉजिटिव पॉइंट जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट एग्जाम में आ रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कैसे हम ग्लोबल लेवल पर एंट्री अचीव कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर एंट्री मार ले सकते हैं कि एज अ इन्वेस्ट कर सके या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। ठीक है, जो 4th पॉइंट है जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं ये होता क्या। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं उन सबका एग्जाम्पल है। आप यहाँ हैं, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, चलो इंडिया से छोड़ो, पहले हम ना एक लोकल लेवल की बात करते हैं। ठीक है, आप बिलोंग करते हैं हरियाणा से। ठीक है, और आप बहुत टेस्टी पिज्जा बनाते हैं, बहुत टेस्टी आप बर्गर बनाते हैं, इसके फास्ट फूड की आपसे आपसे कुछ भी बनवा लो, आप बहुत लजीज बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो ना कि मेरा जो बिजनेस है ना, जो मैं बना रहा हूँ खाना, वो हरियाणा में नहीं, वो मैं आउट ऑफ हरियाणा भी मतलब सप्लाई करूँ। जैसे कि मैं पंजाब के अंदर भी मेरे जो फास्ट फूड का सामान है मैं इनको सप्लाई करूँ। ठीक है, या फिर मैं वहां पर मेरी ब्रांच को ओपन कर दूँ। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि जैसे पंजाब के अंदर भी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी शॉप ओपन कर दी या फिर मेरे को मेरा रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं यूपी के अंदर भी मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एचपी के अंदर भी क्या करना है, मुझे अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं क्या सोच रही हूँ, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे बिजनेस के अंदर जो फीचर है, क्वालिटी है, वो हर जगह पसंद आएगी, ऑब्वियस। ठीक है, आपको पता है कि जो आप अपने बिजनेस को जब आप एक्सपेंड करने के बारे में बात करते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने की मतलब फैलाव करना चाह रहे हो, ओवरऑल इंडिया के अंदर सप्लाई करना चाह रहे हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर कंसेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन ये यहाँ पर लोकली लेवल पे नहीं होता, ये होता है इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे कि एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, आपको सबको पता है जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है हमारी न्यू दिल्ली के अंदर, उसके थ्रू आप कहीं भी किसी भी एरिया पर क्या कर पा रहे हो, एजुकेशन ले पा रहे हो राइट। अब यहां पर देखो, अब ये तो नहीं है कि हेडक्वार्टर आपका जो मेन है न्यू दिल्ली के अंदर है ना, बट इसकी जो ब्रांचेस है, जो इसके रीजनल सेंटर है, हर जगह है ना। तो ये क्या है, इसने अपना फैलाव किया। इसी तरह से जब कोई वन कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करना चाहती है या फिर दूसरी कंट्री में अपना व्यापार फैलाना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फॉरेन के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा राइट। जब क्या होती है, वन कंट्री अपने आप को दूसरी कंट्री के साथ इंटरकनेक्टेड लेके आना चाहते हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन बिठाना चाहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स कि आप बड़े लेवल पर क्या करना चाह रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो। समझ में आया इसका मतलब? देखिए
चाहे वो किसी भी टर्म में हो सकता है, वो अकाउंटिंग की टर्म में हो सकता है, या टूरिज्म की टर्म में हो सकता है, किसी मतलब हर चीज में, टेक्नोलॉजी होगी 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 या कम्युनिकेशन होगी या इकोनॉमिक होगी या ट्रेड हो गया, ब्रांड हो गया, या ग्रोथ हो गया, पॉवर्टी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हर एरिया पे आप क्या करना चाहते हो, अपने आप को दूसरी कंट्री में एक्सपेंड करना चाहते हो। ये सभी सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि इन एरिया में क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरी कंट्री के साथ अपना रिलेशन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे ना हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, मेजर सोर्सेज है जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, कि आपका फ्लो कैपिटल का कैसे फ्लो होता है, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन पूछा गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, दिस इज वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लिखो उतना कम है, क्या इंपैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, और मार्केट के अंदर कैसे आप एंटर करते हो, फॉरेन मार्केट के अंदर कैसे एंट्री है, स्ट्रेटेजी इसके अंदर पूछी गई है, 10 स्ट्रेटेजी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहता है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस। देखो ग्लोबलाइजेशन जो होता है ना, एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोसेस कर रहे हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं, इंटरेक्शन एंड द इंटीग्रेशन अमंग द पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम दूसरों के साथ इंटरकनेक्शन बिठाना चाह रहे हैं, इंटरेक्शन बनाना चाह, जैसे कि मैं आपके साथ, मैं आपको समझा रही हूँ, आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वर्चुअल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो ये क्या है, इंटरेक्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करने के लिए आगे बढ़ रही हो, चाहे वो पीपल के द्वारा हो, चाहे वो कंपनी के द्वारा हो, या फिर कोई गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है इस चीज के लिए। इट इन्वॉल्व द स्प्रेड ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, जॉब एक्सेस, नेशनल बॉर्डर एंड देयर इज अ कल्चर। दैट मीन्स आप हर चीज का क्या कर रहे हैं, अपने आप को फैलाव कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर देखो कितनी सारी फॉरेन कंट्रीज है, अपने प्रोडक्ट्स लेके आइए, जैसे कि डोमिनोज है, ठीक है, कोका कोला है, पेप्सी है, कंट्री दूसरी है, एलजी है ना, कंट्री दूसरी है, मैन्युफैक्चरर दूसरा है, बट उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को अब हमारी इंडिया कंट्री के अंदर भी क्या कर दिया, उसको वैल्यू जनरेट कर दी। तो ये क्या ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो हुआ है। देखो ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है ना 1991 के अंदर आया था, एलपीजी। ये कोई गैस का नाम नहीं है, ठीक है, कभी सोचो कि एलपीजी गैस का नाम है, नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द लास्ट पॉइंट, क्योंकि इन दोनों के बारे में हम छोटे छोटे जो पार्ट्स है जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हमारा इस यही कहता है कि हम क्या कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर क्या कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहे हैं। और वो कैसे होगा, जब हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रेड करने के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिट है, उनको थोड़ा बहुत हटा दिया गया है, गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत कंट्रोल क्या है, हटा दी गई है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हम दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इंटीग्रेट करके बिजनेस करना चाहते हैं, इंटरकनेक्शंस होता है उनके बीच में, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ बेचते हैं, तो हम वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। ये क्या है, काफी सारे, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दी है, टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी दी है, हमारी ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल पे अगर मार्केट की बात की जाए तो फ्री फ्लो हो रहा है सभी चीजों का, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो सर्विसेज। देखो हर चीज के ना, ये कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू हम डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी, नेगेटिव पॉइंट भी, बट आगे करेंगे, यही पॉइंट्स आगे बने, इनके पॉइंट्स बन जाएंगे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हम सीधा पहुंचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो फर्क है ना, हमारे सोशल के ऊपर, हमारे सामाजिक के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, कल्चर के ऊपर, पॉलिटिकल और लीगल फिनोमेना के बेस पर अगर मैं ग्लोबलाइजेशन को एक्सपेंड करूं, अगर मैं ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करना चाहूं, तो एक वन वर्ड में कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि सोशलाइजेशन के पर्पज से क्या लिखा हुआ है कि सोशल का मतलब क्या होता है। देखो हमने मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर क्या, सोशलाइजेशन का मतलब क्या था कि उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बनाना चाह रहे हैं। हम जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, आप एक अकेले पूरे 3 साल ग्रेजुएशन में अंदर, या फिर मैं कहूँ मास्टर डिग्री के अंदर 3 साल, मैं कहूँगी क्लास के अंदर पूरे 2 साल, 1 साल आप अकेले बैठ के नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या चाहिए, एक इंटरेक्शन चाहिए, हमें एक रिलेशनशिप चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, हम जब दूसरी कंट्री के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमारे बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जब भी आप किसी शादी में कोई चीज नए पर्सन से मिलते हैं ना, तो वो भी क्या है, कहेंगे भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। बट ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हमारे सोशल के ऊपर क्या बन रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर, डिफरेंट
कंट्रीज के बीच। कल्चरल की बात की जाए, देखो सभी के कल्चर अलग है। इवन भारत के अंदर, ठीक है, भारत की अगर चारों दिशाओं के बारे में बात करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं की बात करें, चारों के चारों तरफ हमारे क्या है, कल्चर अलग अलग है, या पता है। तो अगर के इन केस ये जो कल्चर है बाहर की कल्चर के साथ मैच करेंगे तो नॉर्मल सी बात है हमें उनके बारे में नॉलेज होगी, उनको हमारे बारे में नॉलेज होगी, है ना। तो यहाँ पे यही क्या है, एक्सचेंज ऑफ द आइडिया, हम आइडियाज को एक्सचेंज कर पाते हैं, वैल्यूज को एक्सचेंज कर पाते हैं, जो हमारी काल्पनिक कलाएं होती हैं या फिर मैं कहूँ कि जो आर्टिस्टिज्म होते हैं वो क्या है हमारे पास, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर पाते हैं। पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये क्या होता है, अटेंशन टू द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट इज अ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है WTO एंड UN, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेड की रूल रेगुलेशन पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है। लीगली की बात की जाए, देखो सबके रूल रेगुलेशन, देखो हर चीज ना सबके अलग अलग होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर 143 करोड़ जनसंख्या से ज्यादा हो चुकी है, तो सबके फिंगरप्रिंट अलग है, सबकी सोचने की मेंटालिटी अलग है। तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारे सभी कंट्रीज के जो रूल रेगुलेशन होंगे, ठीक है, वो सबके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वो आपस में एक दूसरे को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन कर पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, फ्रीली ट्रेड कर पा रहे हैं, दूसरी कंट्री को जान पा रहे हैं। इज इट क्लियर। अब सीधा हम बढ़ते हैं इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट को, क्योंकि अगर हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया है तो आपकी ये तीनों पॉइंट यहीं से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए जी, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत है, ठीक है, और आपको यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी का पॉइंट हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी से हमें जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, टेक्नोलॉजी है ये, बट इसका कहीं ना कहीं नुकसान क्या है, नुकसान क्या है कि क्या पता उन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किसी का गलत भी काम कर निकाल सकते। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे गोला बारूद हो गया, केमिकल प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, वो कहीं मिसाइल्स बना रही है, कहीं गलत यूज हो रही है तो कहीं पॉजिटिव भी यूज होता है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पहलू लिखे हुए हैं, यहाँ पे नेगेटिव पहलू। तो वन बाय वन पॉजिटिव पहलू की ओर बढ़ते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग इन फॉरेन ट्रेड। ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, इसकी दूसरी कंट्री के साथ तालमेल बिठाने के कारण हमारी कंट्री के अंदर क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो दूसरी कंट्री भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी ना, तो नॉर्मल सी बात है हमारा ट्रेड क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो ट्रेड का मतलब होता है सेल परचेज करने की बात की जा रही है, चाहे वो गुड्स की जा रही है, चाहे वो सर्विसेज की जा रही है। इज इट क्लियर। बट अगर बात की जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे आ जाता है पैसे को लगाना। अब मैं आपसे कहूं कि आपका पैसा अगर बैंक में, आपका बैंक अकाउंट ओपन है, तो आपने अपना पैसा कहाँ रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है। इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या करती है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है फॉरेन के अंदर। तो वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है बच्चे आप कैसे करते हो। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एक डायरेक्ट नहीं होती, आप क्या करते हैं, पोर्टफोलियो के बेस पे करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में तो क्या होता है, आप अपना कंप्लीट ओनरशिप के पर्पज से आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो। दैट मींस आपका मोटिव ये होता है कि पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल मेरा होना चाहिए। बट पोर्टफोलियो में तो क्या करते हैं, आप जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसके किसी शेयर के अंदर या फिर उसके किसी डिवेंचर्स के अंदर आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। देखो शेयर के ऊपर क्या मिलता है, आपको डिविडेंड मिलता है ना, और डिवेंचर्स के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो इसके ऊपर ना स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे हम, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल हम जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया कि वो इन्वेस्टमेंट जिसका मेन मोटिव क्या होता है, किसी कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर क्या करना, कंट्रोल करना, पूरा कंट्रोल करना, होली ऑन कंट्रोल। Okay, the main characteristics of the foreign direct investment is that native company, ठीक है, are managed by the foreign company। जो भी आपकी नेटिव कंपनी, इसकी पड़ोसी बोलते हैं ना, वो कंपनी क्या करेगी, मैनेज करेगी बाय द फॉरेन कंपनी, और द न्यू कंपनी आर सेटअप इन द होस्ट नेशन बाय द फॉरेन कंपनी। एक नई कंपनी आप सेटअप करेंगे, ठीक है,
दूसरी कंट्री में देखो इसको बोलते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये है यूएसए। यूएसए ने अपना पैसा यहां लगाया और यहां पर एक खाली मैदान पर बिल्डिंग खड़ी कर दी और यहां से क्या किया, अब इस बिल्डिंग के ऊपर कंट्रोल किसका है, यूएसए और ओनरशिप है, ठीक है। यहां पर नई बिल्डिंग किसकी है, इसकी है। जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे यूएसए के मेंबर के द्वारा लिए जाएंगे। तो बट यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मेन मोटिव पता है क्या, इंडिया में क्यों इन्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो सस्ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। तो पॉजिटिव पॉइंट आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इन केस ये यूएसए की कंपनी बिल्डिंग सेटअप ना करके इस इंडिया की किसी एक कंपनी के अंदर ही ये इसके शेयर परचेज कर ले, ये इसके डिबेंचर्स परचेज कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां पर आपको रिस्क कम होगा, ठीक है। नेटिव जो कंपनीज होगी वो क्या करेंगी, केवल बाय करेंगी शेयर या फिर डिबेंचर्स को, ठीक है। शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा और डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? इंक्रीजिंग इन फॉरेन कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन समझते हैं, कोलाबोरेशन का मतलब होता है सहयोग करना। मीन्स कि जब आप किसी दूसरी कंट्री के साथ इंट्रोड्यूस करते हो ना, अब जैसे हम इंडिया और यूएसए का ही मोस्ट ऑफ एग्जांपल लेते हैं, है ना। यहां पर है ये इंडिया, ये है यूएसए। थ्योरी में पढ़ा था इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव है, और यूएसए क्या है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। मीन्स की इंडिया के अंदर लेबर सस्ती है, यूएसए के अंदर कैपिटल की बात की जा रही है, कैपिटल इंटेंसिव होता है ना। अब यहां पर देखो इंडिया के पास कैपिटल नहीं है इतनी अबंडेंट में जितनी अबंडेंट में यूएसए के पास है। इंडिया के पास लेबर अबंडेंट में है बट यूएसए के पास लेबर अबंडेंट में नहीं है। तो ये क्या करेगी, इंडिया तो लेबर देगी इसको, यूएसए क्या करेगा, कैपिटल देगा, एक दूसरे के साथ सहयोग हो गया, सहयोग करके वो बिजनेस कर सकते हैं। दैट्स इट, ग्लोबलाइजेशन का मेन बेनिफिट ये है। ये तो लिखा हुआ है, क्या कहता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड द कोलैबोरेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी विद मैनी इंडियन कंपनीज। काफी सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। दिस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कैन बी टेक्निकल कोलैबोरेशन भी हो सकता है, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, फॉरेन कंपनीज प्रोवाइड फिनांस रिसोर्सेज। फॉरेन जो कंपनीज है मीन्स की जो यूएसए है, यूएसए की जो कंपनी है वो क्या प्रोवाइड करेगी, फिनांस प्रोवाइड करेगी। वाइल द टेक्निकल कोलैबोरेशन मॉडर्न, मतलब जिसके पास जो भी चीज अबेंडेंट में है, ज्यादा में है, वही कंपनी उसको वही प्रोवाइड कर देगी, उसके बदले में कोई और चीज प्रोवाइड ले लेगी। दैट्स इट, इसमें से ज्यादा कुछ और नहीं लिखा। नेक्स्ट कहते हैं कि इंक्रीजिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों बढ़ता है, बताओ जल्दी से एक्सप्लेन करो। क्योंकि देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्रीजमेंट होना तो कब होगा, एक्सपोर्ट करने से होगा या फिर इंपोर्ट करने से होगा। एक्सपोर्ट का मतलब समझते हैं कि सामान आपने बेचा है, दैट मींस सेल किया है। इंपोर्ट का मतलब समझते हैं कि आपने सामान क्या किया है, बाय किया है। अब बाय करते तो हमें क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करते हैं। क्या हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा घटेगा, इसमें तो घटेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, दिस मीन्स कि दूसरी कंट्री अब किसी और कंट्री के साथ तालमेल बिठा रही है, तो नॉर्मल सी बात है एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बढ़ेगा, है ना। अब जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उससे क्या होगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स इट। एक्सपेंशन ऑफ अ मार्केट, मार्केट क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। मार्केट कैसे एक्सपैंड हो रही है, अब देखो पहले हम क्या करते थे, केवल इंडिया के ही लोग इंडिया के अंदर व्यापार करते थे। तो नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए इतने एरिया में इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को सेटअप किया हुआ है। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया तो यहाँ की जो यूएसए है, ये यूएसए ने पैसा इन्वेस्ट किया। उन्होंने देखा कि जो साइड में जो खाली जो लैंड पड़ी है वहां पे मैं अपनी बिल्डिंग सेटअप करूं, अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। तो क्या ये जो पहले मार्केट एरिया आपका इतना था, अब वो इससे बढ़कर इतना और नहीं हो गया, समझ गए हो। तो मार्केट एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, नाउ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैव नो नेशनल बाउंड्री। किसी की कोई नेशनल बाउंड्री नहीं रही कि आपको इसी बिजनेस को यहाँ पे ही करना है या फिर यहाँ पे करना है, कोई ऐसी लिमिट नहीं डिफाइन की हुई है। इंडियन कंपनीज लाइक द इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, विप्रो हो गया, टाटा स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, एक्सेट्रा आर द डूइंग देयर बिजनेस। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं काफी सारी कंट्रीज में। देख पा रहे होगे कि जो रिलायंस और टाटा इन्फोसिस है ये काफी सारी कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहे हैं, और वहां की कंट्री हमारे यहाँ पर, वहां की कंपनी जो हमारे इंडिया के अंदर क्या कर पा रही है, बिजनेस को ऑपरेट कर पा रही है। दैट्स इट।
नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो क्यों आएगा, ऑब्वियस ही बात, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। आपने किसी टेक्नोलॉजी को लेकर आए हो, आपने किसी टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्री से खरीदा है, बाय किया है, आप उसको अब यूज कर रहे हो, उसके यूज करने से हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। और आप ये देख पा रहे हो कि इसकी बजाय हम कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर पाए नहीं, दैट मीन्स एक कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के क्वालिटी में एफिशिएंसी आ रही है, प्रोडक्ट के नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इनफ्लो ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी विच इज वेरी सुपीरियर एंड द एडवांस्ड, क्वालिटी क्या है, सुपीरियर है, एडवांस है। नाउ इंडियन बिजनेस यूनिट यूज दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में इंडियन जो है उसको यूज कर रहे हैं, जिसके कारण वो प्रोडक्ट में एनहांसमेंट लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रांड डेवलपमेंट। अब आजकल ये नहीं है कि केवल ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो पहले लग्जरी प्रोडक्ट्स थे उनकी ही आप क्या कर पा रहे हो, एडवर्टाइज कर पा रहे हो। जैसे कि हम कहते हैं ना ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि गारमेंट्स हो गया, सॉरी गारमेंट्स नहीं, हाँ गारमेंट्स हो गया, ठीक है। और मैं कहूँ कि कोई और प्रोडक्ट है, उनकी एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ, उनके ब्रांड के साथ साथ हम दूसरे ब्रांड को भी, दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को भी क्या कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं। जैसे कि एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है एप्पल, सैमसंग, एलजी, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, केएफसी। सबसे ज्यादा देखो डोमिनोज एंड मैकडोनल्ड दोनों के दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। डोमिनोज का पिज्जा अगर नहीं एक आधे घंटे में आया तो आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी, या फिर 300 रुपए का वाउचर मिलेगा, कुछ ऐसा आपको सुनने को मिला। इवन आपने बहुत से बच्चों ने इसको अप्लाई भी किया होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड द यूज ऑफ द ब्रांडेड गुड्स, ब्रांडेड गुड्स को यूज करने के को प्रमोट किया जा रहा है। नॉट ओनली द ड्यूरेबल गुड्स आर द ब्रांडेड बट द प्रोडक्ट लाइक दैट इज अ गारमेंट जूस, एक सेकेंड, गारमेंट जूस एंड स्नैक्स, फूड ग्रेन, सबको क्या किया जा रहा है, ब्रांड दे दिया और सबको क्या इंटरनेशनल लेवल पर सेल किया जा रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन का एक और मेन मोटिव है भाई, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कैपिटल मार्केट में डेवलपमेंट हो रहा है। कैपिटल मार्केट में डेवलपमेंट का मतलब पता है क्या है, पता है क्या है? अब देखो एक दो मार्केट होती है, एक तो मनी मार्केट होती है, एक आपकी कैपिटल मार्केट होती है। मनी मार्केट छोटे लेवल पे काम करती है, कैपिटल मार्केट आपकी शेयर्स, डिबेंचर्स, इनके बारे में बात करती है। जैसे ही एफडीआई होगी, एफडीआई का मतलब समझ गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ये जो पैसा लोग क्या करेंगे हमारे भारत के अंदर लगाएंगे, तो क्या हमारी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल का जो रेशियो है, कैपिटल मार्केट है, वो बढ़नी जाएगी, कैपिटल जो उनके जो शेयर है वो बढ़नी जाएंगे। तो दैट्स इट कि नाउ मैनी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द इंडिया कैपिटल मार्केट। काफी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब कि बाहर के जो विदेशी लोग हैं, वो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। रिसेंटली देयर हैज बीन सम सब्सिक्वेंटली सब्सटेंशियल इंक्रीजिंग इन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोनों एक मेन पॉइंट है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि इनके बीच में डिफरेंस भी लिखिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इनके रूट भी लिखने होते हैं, वो हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, ग्लोबलाइजेशन में कैपिटल मार्केट में बढ़ावा कैसा होगा, डेवलपमेंट कब होगा, जब हम क्या करेंगे, एफडीआई को प्रमोट करेंगे एंड एफपीओ को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट जाता है डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर समझते हो, सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, ऑन द स्पॉट आपको उसको यूज करना होता है। ये सभी सर्विसेज के फीचर्स है। अब सर्विस सेक्टर कौन सी है इंडिया के अंदर, जैसे कि कम्युनिकेशन का पॉइंट आ गया, इंश्योरेंस का आ गया, बैंकिंग का आ गया, डॉक्टर का आ गया, टीचर का आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का आ गया, सीए जिसे हम कहते हैं, है ना। इन सबकी सर्विसेज तो आ रही है। बाहर से हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। बाहर वाली कंट्री हमसे नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, हम उनसे गेन कर पा रहे हैं, है ना, समझ पा रहे हो। तो ये क्या है, ये क्या है, अमेरिका जैसे हमारी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अब भारत के अंदर भी संकल्प लिया गया है कि 2047 बहुत अजीब सा लग रहा है, 2047 तक हम इंडिया भी क्या हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। वो कैसे होगा, जब हम बाहर वाली कंट्री से कुछ सीखेंगे या फिर हमसे वो कोई सीखेगा, क्योंकि हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और आज के टाइम का टाइम देखें 2024 के दौरान, पहले से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बहुत ज्यादा चेंज आया है,
राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट हैज बीन विटनेस इन द वेरियस सर्विसेज लाइक दैट इज द कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड देयर इज बैंकिंग। क्यों? अब देखो पहले क्या था, पहले आपको केवल जो है बस, रेल, गाड़ी, इनकी सर्विस मिलती थी। अब क्या कर पा रहे हो आप? मेट्रो से भी ट्रेन सफर कर पा रहे हो, राइट। आप क्या कर पा रहे हो? मेट्रो से भी सफर कर पा रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। जो कि जैसे कि दिल्ली जैसे अगर मैं शहर की बात करूं, या फिर मैं गुड़गांव, फरीदाबाद, फतेहाबाद, इस साइड की बात करूं, तो यहाँ पे मेट्रो सिटी का होने के कारण हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी कोई कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, या फिर मैं कहूँ कि कोई कंपनी सेटअप कर रही है, तो नॉर्मल सी बात है, काम कंपनी बनाने से नहीं होगा, काम करवाने के लिए हमें लोगों की भर्ती भी करनी पड़ेगी, हम लोगों को बुलाना भी पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन द ब्रेन ड्रेन। दिस इज अ वेरी यूनिक पॉइंट। क्या कह रहा है कि जो ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है ना, उसको रिड्यूस करना। ब्रेन ड्रेन मतलब ये नहीं कि दिमाग खाली कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो भारत के अंदर कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इवन ऑब्जर्व होता है, इवन हमारे आसपास, मुझे मेरे आसपास भी बहुत नजर आता है कि बहुत ज्यादा ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट है। इवन कई बार ऐसा तो फिजिकली फिट ना होके हुए भी वो क्या कर पा रहे हैं, गाड़ी चला पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं, पेन के साथ इतनी अच्छी ड्राइंग्स बना पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि टैलेंट होने के साथ साथ अगर उनको वो प्लेस ना मिले, दैट मीन्स उनको वो जगह ना मिले जहां पे उनके टैलेंट की सही वैल्यू हो, तो नॉर्मल सी बात है वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं और जाएंगे। अब मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाने के लिए कोई प्लेस नहीं मिल रहा, तो मेरे को क्या होगी कि मैं बाहर जाऊं, मैं फॉरेन के अंदर चली जाऊं और मेरे वहां पर अच्छी फैसिलिटी है। बट इंडिया के अंदर मुझे अगर ये प्लेस मिल रहा है, ठीक है, तो क्या मैं बाहर जाऊंगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाऊंगी। जो मेरा टैलेंट है मैं यहीं पर यूज करूंगी इंडिया में रहकर। तो यहाँ पे यही कहा गया है, जो कि आपके हाई स्किल पर्सन है, ठीक है, एजुकेटेड पीपल है, मूवमेंट ऑफ द हाई स्किल एंड द एजुकेटेड पीपल टू द अदर कंट्री टू अर्न अ मनी। पैसे कमाने के लिए जो इस तरीके के लोग होते हैं, जब अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन ऑफ द इन अ ब्रेन ड्रेन। दैट मीन्स इस तरह की मूवमेंट को आपने रोका है, क्योंकि अपनी इंडिया के अंदर ही क्या करवाया है? इंडस्ट्रीज को सेटअप करवाया है। अपनी इंडिया के अंदर ही क्या करवाया है? काफी सारी कंपनीज को सेटअप करवाया, जिसके कारण उनके टैलेंट को क्या किया जा सकता है? यूज करवाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है कि अब देखो जिनके पास पैसे होंगे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑब्वियस ही बात है बढ़ जाएगी, अच्छी लेवल पे पहुंच जाएगी। तो यही तो बात है कि इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जल्दी से रिकॉल करो मेरे साथ कि ग्लोबलाइजेशन के हमने क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट पढ़ लिए कि फॉरेन ट्रेड, इंक्रीजिंग इन फॉरेन ट्रेड में भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। फॉरेन कोलैबोरेशन, लोगों को बाहर वाली कंट्री के साथ हम क्या कर पा रहे हैं? समामेलन कर पा रहे हैं, उनके साथ मेलजोल बना पा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी मार्केट क्या हो रही है? बढ़ रही है पहले के कंपैरिजन में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया, ब्रांड का डेवलपमेंट आया है, ठीक है, कैपिटल मार्केट डेवलप हुई है, सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीजमेंट हुई है, और ब्रेन ड्रेन में भी डिक्रीज हुई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो गई है। समझ में आ गया? मीन्स कि एक बार हमारी कंट्री के रास्ते, जैसे कहते हैं ना कि एक बार रास्ता मिल जाए, फिर देखो मैं क्या करके दिखाती हूँ, ऐसा होता है ना, पता नहीं क्या करके दिखाता हूँ मैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो एक बार आपको रास्ता मिल जाए तो फिर आप एक्सपेंड करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। बट कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए आपको उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आपको ये ज्यादा क्रिएट ना हो, कि आपकी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ज्यादा दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात की जाती है लॉस टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सबसे बड़ा इफेक्ट इसको यही पड़ा है। क्या कह रहा है? अब देखो ऑब्वियस ही बात है, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था यूएसए से, किसी कंपनी ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट की है और ये कंपनी बना दी है, ठीक है, और इस कंपनी में नॉर्मल सी बात है, जो जिस तरीके से ये बनाई है, जिस डिजाइन से ये बनाई गई है, ये इनका आइडिया होगा, इनका माइंड काम कर रहा है, राइट। तो नॉर्मल सी बात है इंडिया की फैक्ट्री और कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी, पहली बात। और इसके अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगी, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस होगी, वो क्या होगी? वो भी डिफरेंट होगी।
मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी, अगर मैं कहूँ कि जैसे कि मुझे नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हूँ, तो क्या होगा कि मुझे कम टाइम लगेगा, लो कॉस्ट आएगी एंड लेस टाइम यूज होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉजिटिव है। बट इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है वो क्या कर पा रही है, ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करेगी तो नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट क्या है वो ज्यादा आएगी। तो ये एक क्या है, आपके कंपटीशन इंक्रीज कर दिया, और इस कंपटीशन को फेस करना बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि नाउ द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, ध्यान से शब्दों को देखने, डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जा रही है, डेवलपिंग इकोनॉमिक की बात की जा रही है, जैसे कि इंडिया है, हैज टू compete विद फॉरेन इंडस्ट्री यूनिट। वो किससे compete कर रही है, जो बाहर वाली जो इंडस्ट्री है ना उनसे compete कर रही है, बिकॉज द बेटर क्वालिटी एंड द लो कॉस्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स। फॉरेन के अंदर जो फॉरेन की जो कंपनीज के द्वारा, या फिर मैं कहूँगी फॉरेन जो कंट्री की जो गुड्स हैं उनकी कॉस्ट और क्वालिटी दोनों अच्छी हैं, और लो कॉस्ट पे आप अच्छा सामान मिल रहा है तो ऑब्वियस ही बात आप उसी को लेना चाहिए। मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ दीज नेशंस हैव फेल्ड टू फेस द कंपटीशन। वो काफी सारी जो इंडिया की जो नेशन है, इंडिया जो नेशन है हमारा, उनकी जो इंडस्ट्री है उस कंपटीशन को फेल करने में, उस कंपटीशन को फेस करने में वो क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो इसकी वजह से उनको अपने आप को क्लोज करना पड़ा गया। मोस्ट ऑफ क्या है, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनको इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा। दैट मीन्स जो छोटी इंडस्ट्री है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट बात है, अगर वहां से अब मैंने इसको बंद कर दिया, क्लोज स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को बंद कर दिया, मान लीजिए 100 इंडस्ट्री भी बंद होगी, तो कम से कम 10,000 लोगों के क्या हो गए हैं, व्यापार चले गए। तो इसलिए वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। मान लीजिए कि हाँ इंडस्ट्री सेटअप हुई, यूएसए से हमारी इंडिया के अंदर कंपनी में इंडस्ट्री सेटअप हुई, बट वो चाह रही है कि जो व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा उसी को हम लेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी कम होगी। अपॉर्चुनिटी भी है, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट भी है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर का होता है। क्या होता है कि अब देखो, नई टेक्नोलॉजी का जब भी कोई इंसान यूज करता है ना, तो उसके लिए एक बड़ा टास्क होता है ना। और इनके जैसे कि लेबर, जैसे कि मैं कहूँ कि रिक्शा का जो काम होता है उसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, वो अनस्किल्ड पर्सन भी कर सकते हैं। तो अनस्किल्ड पर्सन की जो पे स्केल होती है वो क्या होती है, कम होती है। घंटे क्या होते हैं काम करने के, वो ज्यादा होते हैं। तो इन दोनों फैक्टरों को देखकर लोग क्या करते हैं, मना कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लोटेशन नहीं होगा। बट वो क्या सोचते हैं कि विदाउट जॉब मींस की खाली से सही तो हम क्या करें, इतना तो काम कर लें। मोस्ट ऑफ आज के टाइम की जनरेशन की एम्प्लॉयमेंट, आज की जनरेशन के अंदर जो यूथ है ना, उनके माइंड में यही आता है कि खाली की बजाय हम क्या है, कुछ ना कुछ तो हम जॉब कर ही ले। तो यहाँ पे ये लिखा है, लेबर हैव अ वर्क इवन इन दिस कंडीशन बिकॉज बैड जॉब, उनके अकॉर्डिंग की जॉब नहीं है, उनके जैसे वो जो जैसा चाहते वैसी जॉब नहीं है। इवन लेस वेजेस है, आर बेटर, वो कहते हैं कि ठीक है, किससे, नो जॉब, बिना जॉब के। तो ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब पता है, समझते हो, कि दिखावा करना। अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि अगर आपने ये देखा है ना कि मोस्ट ऑफ बच्चों में ऐसा होता है, आप देखना कभी, दो फ्रेंड्स हैं स्कूल के अंदर, 4th क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, वैसे मैंने देखा है एक्चुअल में, इवन आपने भी देखा होगा। एक के अगर पास ज्योमेट्री बॉक्स है तो दूसरा घर जाके मम्मी से जरूर कहेगा कि मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, राइट। ऐसा आपने देखने को मिलेगा, आपके छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा ही कुछ बड़े पर्सन्स के साथ होता है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जब उन्होंने ये देखा कि ना हमारे जो कंपटीटर है वो इस गाड़ी का यूज कर रहा है, इस लग्जरी गाड़ी का यूज कर रहा है, क्यों ना मैं भी इसी गाड़ी को यूज करूं, उससे महंगी वाली गाड़ी को यूज करूं। होता है कंपटीशन में, ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब ऐसी फीलिंग आती है, जो जब हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिखाया जाता है, प्रदर्शन हम एक दूसरे को देख के दिखावा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय हमारी जो सेविंग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, खर्चे इतने कर देते हैं हम, है ना। दिस इंक्रीजिंग द वेस्टेज एक्सपेंडिचर, हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करते हैं, एंड दिस टर्न टू द रिड्यूसिंग द सेविंग, हमारी जो सेविंग है वो क्या हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है। एंड कैपिटल फॉर्मेशन तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं बनेगी, ठीक है। इंक्रीजिंग इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि समानता नहीं है। अब देखो, मैंने अभी आपको ऊपर बताया सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि जो ग्लोबलाइजेशन के कारण सबसे ज्यादा
नेगेटिव इम्पैक्ट छोटी इंडस्ट्री के लिए पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट बड़ी इंडस्ट्री के लिए पड़ा, तो इसलिए इनइक्वालिटी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डोमिनेंस ऑफ द फॉरेन कंपनीज। अब देखो, जब भी हम किसी दूसरी कंट्री के साथ तालमेल बिठाते हैं, ठीक है, इवन हम 50-50%, जैसे कि मैं कहूँ कि आप कोई संस्था चलाते हैं, मैं कहूँ कि आपने जैसे कि मान लीजिए कि कोई संस्था चलाई है, ठीक है, उसके अंदर 2 पार्टनर है, अलग अलग बिलोंग करते हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अननोन पर्सन एक साथ मिल गए हैं, ठीक है, एक का आइडिया था, एक के पैसे थे, दोनों ने एक साथ क्या कर दिया, मिलके काम करवा दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे होता है ना कि एक का आइडिया होता है, एक के पास कैपिटल होती है, इसने तो क्या किया, कैपिटल लगाई इस बिजनेस के अंदर, इसने क्या दिया, आइडिया दिया इस बिजनेस के अंदर। अब देखो, जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, इन दोनों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं मान लीजिए कि इसकी कैपिटल ज्यादा लग गई, ठीक है, इसकी कैपिटल 60% लगी इसके आइडिया के कंपैरिजन में, इसका 40%, तो कहीं ना कहीं जो आइडिया वाला जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होगा कैपिटल इंडस्ट्री पे। तो इसी तरह से सेम एज इट इज, क्या इंडिया ने कोई आइडिया दिया, ठीक है, यूएसए के साथ क्या है, यूएसए के पास कैपिटल है, इंडिया के पास आइडिया है, यूएसए ने पैसा तो लगा दिया, पर इंडिया यहाँ पर डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएगी किसके ऊपर, की कैपिटल तो वही लगा रहा है ना, मेन बात तो यही है ना, आइडिया तो दे रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डोमिनेंस इसलिए होता है कि ज्यादा कम, जो डोमिनेंस किसका होता है, फॉरेन, कहाँ गया भाई मेरा कर्सर, फॉरेन कंपनीज का, ठीक है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक की अगर बात की जाए, ए लार्ज शेयर इज कंट्रोल बाय द पेप्सी के द्वारा किया जा रहा है, कोका कोला के द्वारा किया जा रहा है, जो कि फॉरेन कंपनी है। पता है आपको ये, क्या आपको इस बारे में पता था कि जो पेप्सी और कोका कोला है, ये आपकी फॉरेन कंपनी है? आई होप किसी को नहीं पता, अगर पता होगा तो फिर भी हम देखो इसको कितना यूज कर रहे हैं, कहते हैं ना कि कोका कोला तो हो जाए, पिज्जा भी दूसरी कंट्री का है, कोका कोला भी दूसरी कंट्री का है, हम क्या कहते हैं कि पिज्जा के साथ साथ एक तो कोका कोला होनी चाहिए ना। तो देखो कितना कितना, अगर आप सोचे ना, बहुत गहरा इंपैक्ट डलता है अपने डेली लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है बैड इफेक्ट होना कल्चर एंड वैल्यू। अब देखो, आज की अगर भारत की संस्कृति देखो कितनी अच्छी है, हम क्या कर पा रहे हैं, हम देखो मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतना बढ़ गए हैं, इतना बढ़ गए कि हम खुद की जो संस्कृति है हम उसी को भूल गए हैं, है ना, भूल गए ना। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे कंट्री का जो प्रभाव है, दूसरी कंट्री की जो विचारधारा है, हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रही है, लोगों के माइंड में ये मेंटालिटी भी सेट हो गई है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैनी ग्लोबल कंपनीज सेल सच प्रोडक्ट, उस तरह के प्रोडक्ट को सेल करती हैं जो कि डिस्टॉर्टिंग है अवर कल्चर, अपने हमारे कल्चर को, हमारी वैल्यूज को वो क्या कर रही है, खत्म कर रही है। सम एमएनसीज इंडिगल्स इन द अनएथिकल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस टू देयर इज सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए वो इतना लिप्त हो गई है कि उसे ये नहीं पता हो कि वो अनएथिकल काम कर रही है, करप्ट काम कर रही है। दीज कंपनीज ऑफर वीवर टू high official to the host region to the allow them to enter such the transactions which only serve their own interest। पता है क्या कह रहा है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस भी करूंगी। ऐसा आपने देखा होगा कि जब आपको ना कहीं आप गलत काम करें, एग्जाम्पल के तौर पर आप ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं जो कि टोटली इलीगल है, तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए कि आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, खुद का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ऐसे कोई कंट्री ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए हाँ तो नहीं करेगी, बट क्या है, आप उसे क्या कर पा रहे हो, आप उसको रिश्वत दे पा रहे हो। बीवर का मतलब होता है रिश्वत देना, हाईली दे रहे हो, उस कंट्री को दे रहे हो, होस्ट रीजन को जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो, एक तो पेरेंट कंपनी होती है, एक होस्ट रीजन होता है। पेरेंट जो खुद है और होस्ट जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसे हम कहेंगे होम कंट्री इंडिया है और होस्ट कंट्री हमारी यूएसए, अगर आप यूएसए के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, समझ पा रहे हो। तो इसके अपने इंटरेस्ट के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ कर देते, तो इसी तरह से यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट देखो डलता है। लेस एंट्री टू द स्ट्रेटेजिक एरिया, स्ट्रेटेजिक एरिया समझते हैं कि ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ज्यादा रिस्क है, वहां पर बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। मोस्टली इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ नजर आती है, गारमेंट्स के नजर आती है, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, टूथपेस्ट हो गए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पर पावर सप्लाई वाले सेक्टर हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
नेक्स्ट जाता है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोहिबिटेड गुड्स। हम कई बार उन प्रोडक्ट्स का भी प्रोड्यूस कर देते हैं, उन प्रोडक्ट्स की भी सप्लाई कर देते हैं जो कि प्रॉपरली टोटली क्या है वो पाबंदित है, ठीक है। मैनी टाइम द ग्लोबल कंपनीज इंडिगल्स का मतलब समझ गए हैं, लिप्त हो चुके हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ द सच मेडिसिन एंड द अदर प्रोडक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द विच इज अदरवाइज बैन इन देयर इज अ पेरेंट नेशन। पेरेंट नेशन में क्या है वो बैन है प्रॉपरली, फिर भी क्या कर पा रहे हो आप उसको आगे की आगे सप्लाई कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर पा रहे हैं, कंज्यूमर की हेल्थ को या फिर मैं कहूँ कि हम खुद की हेल्थ को ही क्या कर पा रहे हैं, इफेक्ट कर पा रहे हैं। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का। अब देखो यहां पर मान लीजिए इंडिया के अंदर यूएसए ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, यहां पर इस कंपनी की इनकम जनरेट हो गई है, इनकम के ऊपर अब टैक्स भी लगेगा। अब इस टैक्स को बचाने के लिए यूएसए की जो कंपनी के जो कंट्रीज है, यूएसए कंट्री है, वहां के जो कोऑर्डिनेटर है जो इसको चला रहे हैं वो क्या करेंगे, अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में मिलावट करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्यों मिलावट करेंगे भाई, वो इनकम को इम्पैक्ट डालते हैं क्या? दिस इज इम्पैक्ट द इंपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोर्ट है वो क्या करते हैं, सेल मतलब होता है इसका, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को बाय कर रहे हैं। अब सेल करेंगे तो क्या नजर आएगा, इनकम नजर आएगी। बाय करेंगे तो क्या नजर आएगा, एक्सपेंसेस नजर आएंगे। तो किसकी वजह से हमारे टैक्स बच सकता है, इनकम को सेल को दिखाने से या फिर एक्सपेंस बाय करने से। ऑब्वियस ही बात है, इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो टैक्स कम होगा। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि अपने, यहां से पढ़ो, ग्लोबल कंपनी एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू देयर इज सब्सिडरीज अब्रॉड एट द लोअर प्राइस। क्या कह रहा है पता है कि जो ग्लोबल कंपनीज होती है ना वो एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करने का मतलब सेल करती है अपने प्रोडक्ट को अपनी सब्सिडरी कंपनी में, इसकी जहां पे उन्होंने अपनी ब्रांचेस सेट की हुई है, ठीक है, अब्रॉड एट अ लोअर प्राइस। मतलब सेल तो वो कम प्राइस पे कर देते, क्योंकि जितना कम सेल करेंगे उतनी कम आप इनकम दिखा पाओगे कि मेरा तो भाई इनकम हुई है 10,000 रुपए की, खर्चा है 8,000 रुपए का, बचे ही मेरे पास 2,000 है। तो ऑब्वियस बात है टैक्स तो लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि अब देखो 20,000 को आपने 10,000 में दिखाया है, तो ऑब्वियस ही बात है। अंडर वैल्यू द एक्सपोर्ट देयर बाय शो द लेस लोकल प्रॉफिट। आपने एक्सपोर्ट को कम वैल्यू दिखाया जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट है वो क्या है, लेस आया है। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो कंपनी क्या करती है, ओवर इनवॉइस दिखा देती है, मींस की ज्यादा से ज्यादा दिखा देती है। क्या किसके इनवॉइस, इंपोर्ट के, क्योंकि इंपोर्ट के दिखाने से क्या नजर आएगा कि आपने बाय ज्यादा किया। और अंडर इनवॉइस किसको दिखाएगी, हमारे एक्सपोर्ट को, कि हमने कम से कम कितने किया है, सेल किया, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, टैक्स की चोरी कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है टैक्स की चोरी करने का, ट्रांसफर प्राइस मेथड, जो कि हम बहुत आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल चैप्टर आने वाला है ट्रांसफर प्राइस का, ठीक है। ठीक है जी, नेगेटिव पॉइंट्स भी समझ में आ गए ग्लोबलाइजेशन के और पॉजिटिव पॉइंट भी समझ में आ गए। अब लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि आप ओवरऑल इंडिया के अंदर जैसा सोच रहे हैं ना वैसा ही आप परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, हमने यही बात किया। हम इंटरकनेक्शन बता रहे हैं, इंटरेक्शन बता रहे हैं, और साथ ही साथ मतलब कि बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री की भी पहचान हम वहां पे चलाना चाह रहे हैं, दैट्स इट। बट ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये एक छोटा पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन आपका एक बड़ा पार्ट है। ये जैसा सोचता है ना, थिंक ग्लोबल, ये सोचता तो बड़ा है, बड़े की तरह, बट एक्ट हमेशा लोकली करते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आप अच्छा खाना बनाते, फास्ट फूड बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने हरियाणा के अंदर से, ठीक है, हरियाणा के अंदर तो आपने क्या किया, प्रोडक्शन तो किया, बट मैंने कहा कि जो मैं पिज्जा हूं, मैंने सिंपल पिज्जा बनाती हूँ मैं, ठीक है, जो कि रुपीज है 25 रुपीज का, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। मैं बाहर कंट्री के अंदर लेके जा रही हूँ, मैं यूएसए लेके जा रही हूँ, मैं यूके लेके जा रही हूँ, मैं चाइना लेके जा रही हूँ, ठीक है, मैं फ्रांस, जर्मनी, जहां मर्जी मैं वहां लेके जा रही हूँ, ठीक है, इन सभी कंट्रीज में लेके गई। जैसा पिज्जा मैं यहां सेल कर रही थी ना, सेम एज इट इज मैं यहां पर भी सेल कर पा रही हूं, देयर इज नो चेंज। तो उसे मैं क्या कहूंगी, ग्लोबलाइजेशन कहूंगी। इज इट क्लियर? अगर मैं क्या कह रही हूं कि जो मैं यहां पर तो जो ₹25 रुपए का मैंने सेल किया,
ठीक है, मैं दूसरी कंट्रीज के अंदर भी सेल कर पा रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा चेंज कर पा रही हूँ मैं। चेंज दैट मीन्स मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग उसके अंदर अल्टर कर रही हूँ। किसी को पाइनएप्पल पसंद है पिज्जा के अंदर, मैंने पाइनएप्पल डाल दिया। किसी को ठीक है स्वीट कॉर्न पसंद है, अनियन पसंद है, ठीक है पोटैटो है, जो भी फ्लेवर पसंद है मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर दिया। समझ पा रहे, तो कस्टमाइज मींस चेंज कर दिया। अगर मैं चेंज कर रही हूँ तो वो हो जाएगा ग्लोकलाइजेशन। दैट मीन्स कि आप अपने मेन प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई चीज चेंज कर रहे हैं और उसको उसी तरह से जहां जिस एरिया में आप सेल इंडिया में सेल कर रहे हो तो उस इंडिया के अकॉर्डिंग आपने लोकली अपना आइडिया उसमें वहां पे ऐड कर दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, तो समझ ही गए हो। दिस इज लाइक अ टेकिंग यूर बेसिक पिज्जा। यहाँ पे मैंने पिज्जा का एग्जाम्पल लिया, तभी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे बर्गर बर्गर नजर आ रहे हैं, सारे बर्गर ही, बट देखो तैयार करने का तरीका अलग अलग है, तैयार करने का तरीका अलग अलग है, राइट। तो देखो पिज्जा रेसिपी है एंड स्प्रेडिंग इट ओवर ऑल द वर्ल्ड, आप पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं। योर ओपन रेस्टोरेंट एवरीवेयर, आपके जो रेस्टोरेंट है हर जगह है। द सेम मेन्यू, इंग्रेडिएंट एंड द एटमोस्फियर, वन साइज फिट ऑल अप्रोच। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक साइज हर जगह है, ये अप्लाई किया जाएगा, एक ही अप्रोच आप अप्लाई कर रहे हो, एक ही मेन्यू सेम इंग्रेडिएंट आप यूज करें। बट ग्लोकलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, हम क्या कर देते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं इट फॉर डिफरेंट रीजन। इट्स सम प्लेस you might add the pineapple, you might being offer the vegetarian options and the thicker crust. That means जैसा उस कंट्री के पर्सन चाह रहे हैं आप वैसा ही उसके अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की बात की जाए तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या है, थिंकिंग बिग एंड स्प्रेडिंग द सेम थिंग एनीवे। जैसा सोच रहा है वैसा ही सेम एज इट इज वो हर जगह अप्लाई कर पा रहा है। बट ग्लोकलाइजेशन क्या है, थिंकिंग ग्लोबली, सोच तो बड़े लेवल पे रहा है बट एक्ट उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही कर रहा है, ठीक है, उनके कस्टमर के अकॉर्डिंग ही कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ग्लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इज इट क्लियर। चलिए तो अब बात कर लेते हैं फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी क्या कहते हैं। तो इसको हम ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देन फिर हम अपने स्ट्रैटेजी को एंटर करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आता है सेपरेट, इसको मैं बहुत इन डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी पॉइंट है। हाँ जी, इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। इसका लिंक, सबका लिंक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देखो ये सभी चैप्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूस लेवल पे हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर चैनल भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आपको यहाँ पर हर स्ट्रीम के जो मोस्ट ऑफ जो स्ट्रीम के हमने क्वेश्चन पेपर डालने की कोशिश की है और आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पे भी विजिट करें और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपका स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा, फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी। ठीक है।